हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 7, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, ये जो है चैप्टर 7 का हमारा फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर 7 में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है एंड नीट 2026 सिलेबस में क्या दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बात करें तो यहाँ पर आपको ऑर्गन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी और ऑर्गन सिस्टम के बारे में। सेकेंड, यहाँ पे फ्रॉक्स के बारे में डिटेल जो है आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जिसमें आपको मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी जो है आपको फ्रॉक का यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में। लेकिन अगर हम नीट 2026 सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं एनिमल टिश्यूज, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट, एंड ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है फ्रॉग, ब्रीफ अकाउंट ओनली। ठीक है, तो फ्रॉग के बारे में तो एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन इंसेक्ट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, और इसीलिए हमें यहाँ पर एज ए इंसेक्ट हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे कॉकरोच पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो इंसेक्ट दिया गया है तो इसके लिए हमको कॉकरोच की स्टडी करनी है, वहां से जो है क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें एनसीईआरटी तो कंप्लीट करनी ही है, एडिशनल हमको यहाँ पे एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ना है एंड मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम, किसके, कॉकरोच एंड फ्रॉग्स के हमको पढ़ने हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू। ठीक है, एनिमल टिश्यू में जो एपिथेलियल टिश्यू है हम उसके बारे में आज जो है पूरे क्लास में हम पढ़ेंगे। कल का जो सेकंड लेक्चर होगा वो भी जो है एनिमल टिश्यूज के ऊपर ही होगा। फिर थर्ड लेक्चर में हम पूरा का पूरा फ्रॉग कंप्लीट करेंगे एंड फोर्थ लेक्चर में कॉकरोच। ठीक है, चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें। आपके पास आपकी जो एनसीईआरटी है वो जो है खुली हुई होनी चाहिए, प्लस आपके पास पेन और कॉपी दोनों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है एनसीईआरटी में जो एनिमल टिश्यू का जो पार्ट है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी में उसमें नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कॉपी में क्या करना है, नोट्स बनाना है। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, both unicellular and multicellular of the animal kingdom. ठीक है, तो एनिमल किंगडम में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी देखा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी वहां पर देखा। ठीक है, in unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, reproduction are performed by a single cell. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर का मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है वो पूरा एक ही सेल की तरह ही क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है, यहाँ पे जो भी इनके जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, बायोटिक प्रोसेसेस हैं, जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी की सारी जो है ये सिंगल सेल ही परफॉर्म करती है, एंड दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सिंगल सेल होता है वही जो है सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो जो है कंप्लीट करती है। ठीक है, चलिए, in the complex body of multicellular animals, the same basic functions are carried out by different groups of cells in a well organized manner. लेकिन जब कॉम्प्लेक्स बॉडी हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, कॉम्प्लेक्स बॉडी इसका मतलब वहां पे बहुत सारे सेल्स होंगे, ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल में ही हो जा रहा था, वो अब यहाँ पे कैसा होगा, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स में होंगी, ऑर्गन्स में होंगी। ठीक है, और वो भी एक ऑर्गेनाइज मैनर में होगी। द बॉडी ऑफ द सिंपल ऑर्गेनिज्म like Hydra is the made up of different types of cells and the number of cells in each type can be thousands. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रा है इसको सिंपल ऑर्गेनिज्म का एज एग्जांपल दिया गया है, और ये जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा, ये जो है मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक ही सेल से मिलकर नहीं बनी होती है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो है देखने को मिलती हैं, और सेल्स का जो नंबर है वो 1000 तक यहाँ पे हो सकता है। ठीक है,
चलिए, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स। ठीक है, बिलियंस ऑफ सेल से जो है हमारा जो ह्यूमन बॉडी है वो बना होता है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? ठीक है, तो ये जो ह्यूमन बॉडी है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है, किस लिए? ताकि वो वेरियस फंक्शन जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा फंक्शंस को पूरा कर पाए, कंप्लीट कर पाए, परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ डू दी सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? तो ये जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो कैसे जो है काम करती हैं? एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन योर अर्लियर क्लासेस इन मल्टीसेल्युलर एनिमल्स। ठीक है, तो हमने जो है मल्टीसेल्युलर एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी एनिमल किंगडम में, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में। A group of similar cells along with intercellular substances form a specific function such an organization is called tissue। ठीक है, तो यहाँ पे जो है टिश्यू के बारे में दिया गया है, टिश्यू का जो है डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टिश्यू क्या होती है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती हैं जिनके पास इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस प्रेजेंट होता है और उनका एक स्पेसिफिक जो है फंक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टर्म टिश्यू है ये किसके द्वारा कॉइन किया गया? बिचट के द्वारा। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यू को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हिस्टोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, सिलिंट्रेट, निडेरिया ऐसा फर्स्ट फाइलम है जिनमें जो है आपको टिश्यूज देखने को मिलती है। इसके पहले जो है पोरीफेरा जो है फाइलम आता है, लेकिन उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी, लेकिन वहां पे आपको टिश्यूज देखने को नहीं मिलेगी। तो टिश्यू का यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? तो यहाँ पे जो टिश्यूज है इनका डेफिनेशन अगर हम देखें तो ये कैसी होंगी? ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। ठीक है, इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी, सेम ओरिजिन होगा। ठीक है, इनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होगा? सेम होगा, स्ट्रक्चर इनकी जो सेम होगी, और ये जो है साथ में मिलकर के एक ही तरह का फंक्शन जो है, काम जो है करेंगी विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। और इन सेल्स के बीच में आपको क्या मिलेगा? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मिलेगा, और ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हैं इनमें प्रोटीन या फिर फाइबर जो है प्रेजेंट होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स का क्या मतलब है। देखो, जैसे अगर हम मसल सेल्स को देखें तो मसल सेल जो है आपको इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 सेल्स ही बनाया है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इनके ये जो सेल्स है यहाँ पे ये जो सब्सटेंसेस हैं ये क्या है? ये जो है ये इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है, ये यही है। और ये जो इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस है उनमें क्या होगा? प्रोटीन होगा, फाइबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो मसल सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इनका जो ओरिजिन है वो सेम है। ओरिजिन सेम का मतलब यहाँ पे क्या है? ये जो है मीजोडर्म जो लेयर होती है ये वहीं से बनती है। ठीक है, और ये मसल सेल जो है लोकोमोशन में काम करती है, तो इनका जो है स्ट्रक्चर भी सेम है एंड फंक्शन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे टिश्यू का डेफिनेशन हो गया जो कि आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे जो ओरिजिन वाली जो बात हुई, मीजोडर्म लेयर वाली जो बात हुई, उसको हम समझते हैं कि वो कहाँ से आता है। देखो, क्या होता है? जो मेल होते हैं उनमें क्या होता है? स्पर्म होता है। ठीक है, जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स में क्या होता है? एग होता है। ये दोनों के दोनों क्या है? गैमिट्स हैं। ठीक है, ये क्या है? स्पर्म है। अब क्या होता है? यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे क्या होता है? प्रोसेस होता है, और फिर ये दोनों क्या है? आपस में फ्यूज होकर के यहाँ पे क्या बनाती हैं? एम्ब्रियो बनाती हैं। ये पहले क्या था? हैप्लॉइड सेल था, ये हैप्लॉइड सेल था, ये क्या हो गया? यहाँ पे डिप्लॉइड सेल हो गया। अब यहाँ पे ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? जस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल्स बनती है इसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनमें जो है इसके अंदर जो है बहुत सारा यहाँ पे डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन होगा, और ये क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो में आपको 3 लेयर्स, 3 जर्म लेयर आपको देखने को मिलेगी, जो सबसे जैसे कि आपको इस स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिल रहा है इमेज में। तो ये जो आउटर जो लेयर है, ठीक है, ये जो आउटर लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोडर्म कहते हैं। ये जो बीच का जो ये जो रेड और ऑरेंज वाला जो लेयर दिख रहा है इसको हम क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। और ये जो इनसाइड सबसे अंदर का जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। और उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ये क्या है? बॉडी कैविटी है। क्या है ये? बॉडी कैविटी। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 3 जर्म लेयर देखने को मिलते हैं एम्ब्रियो में। पहला होता है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब ये जो तीनों लेयर्स होती हैं, ये जो है अ, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको क्या करती हैं, बनाती हैं या डेवलप करती हैं। जैसे कि ये जो एक्टोडर्म है वो क्या फॉर्म करता है, स्किन फॉर्म करता है। स्किन में आपका एपिडर्मिस, हेयर, नेल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स। आईज में लेंस एंड रेटिना। ईयर इपिथेलियम को फॉर्म करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल मेडुला, टूथ, इनेमल। तो ये सारे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेकर के आई हूँ, आप उसको पढ़ सकते हैं। मेसोडर्म से आप यहाँ पे देख सकते हैं मसल, बोन्स, कार्टिलेज, ये सारी चीजें बनती हैं। ब्लड वेसल्स, किडनी, गोनैड्स। गोनैड्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो मेल्स होते हैं उनमें टेस्टिस प्रेजेंट होता है, फीमेल्स होती हैं उनमें ओवरी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गोनैड्स कहते हैं। अब यहाँ पे एंडोडर्म की बात करें तो एंडोडर्म जो है लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक बनाता है। लीवर, पेनक्रियास, थायराइड, पैराथायराइड, तो इस तरह की चीजें जो है एंडोडर्म से क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो ये जो थ्री जर्म्स लेयर है, और इन्हीं थ्री जर्म्स लेयर से हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स है, वो जो है फॉर्म होती हैं, ठीक है। अब आपको ये कैसे याद रखना है, जो एक्टोडर्म होता है वो आउटर होता है और इंटेलिजेंस फॉर्म करता है। तो आउटर में क्या है, हमारा स्किन है, सबसे आउटर में हमको दिखता है। तो एक्टोडर्म जो है स्किन फॉर्म करता है। नर्वस सिस्टम, इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह यहाँ पे बन रहा है। मेसोडर्म की बात करें तो ये मिडल में प्रेजेंट होता है। एम एम फॉर मिडल, ठीक है। एंड ये एम फॉर मूवमेंट, मूवमेंट के लिए ये क्या करता है, मूवमेंट वाली जो चीजें हैं, जो ऑर्गन्स है, उनको डेवलप करते हैं। जैसे कि मसल, मसल की वजह से ही तो हम मूव कर पाते हैं। स्केलेटन हो गया, सर्कुलेशन हो गया। अब जो बॉडी फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल ब्लड, वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता हुआ रहता है, मूवमेंट करता हुआ रहता है, ठीक है। एक्सक्रीशन में भी मूवमेंट लगता है, रिप्रोडक्शन में भी आपको मूवमेंट जो है होता है। तो मेसोडर्म में जितने भी मूवमेंट वाली जो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं, बन रही हैं यहाँ पे। एंडोडर्म की बात करें तो ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये इंटरनल ऑर्गन्स का जो लाइनिंग है उसको फॉर्म करता है, जैसे कि गट एंड ग्लैंड्स। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो टिश्यूज हैं, इनका जो सेम ओरिजिन है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी टिश्यूज हैं, जैसे ये मसल सेल्स हैं, तो इनका ओरिजिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेसोडर्मल है। अगर हम स्किन की जो टिश्यूज हैं उनकी बात करें तो उनका ओरिजिन क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, और उनका सेम फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रोटेक्शन का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम एनसीईआरटी में। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, उनके आपके उनकी बॉडी में आपको सिर्फ और सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ ही टिश्यूज देखने को मिलेंगे। वो 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज क्या है, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल, ठीक है। ये जो 4 तरह की जो टिश्यूज हैं वही आपको सारे के सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स में देखने को मिलेंगी। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like stomach, lung, heart and kidney. ठीक है, तो ये जो टिश्यूज हैं, ये जो टिश्यूज हैं वो क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक मैनर में, प्रोपोर्शन में, पैटर्न में ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल स्टमक, लंग, हार्ट एक्सेट्रा। When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction, they together form organ system. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन कैसे बन गया, ये जो इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, न्यूरल, ये सारे जो टिश्यूज हैं वो आपस में एक पैटर्न बना के ऑर्गेनाइज होकर के क्या बनाती हैं, ऑर्गन्स बनाती हैं। अब यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम का बात होता है, यहाँ पे जब दो ऑर्गन जो है फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं, आपस में कॉपरेशन से काम करते हैं किसी भी एक फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, when two or more organs perform a common function, ठीक है, common function by their physical and chemical interaction, they together form organ system। जब दो organ 1 एंड organ 2 है, एक कॉमन फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, एक कॉमन फंक्शन करेंगे बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑर्गन सिस्टम कहेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए गए डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हम यहाँ पे क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम जो है प्रेजेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आगे बढ़ते हैं अभी अभी के लिए। सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन द वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज होल। तो जो सेल्स होती हैं, सेल से मिलकर के टिश्यूज बनती है, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन जो है मिलकर के ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती है। इतनी बात तो हमें पता है। तो ये सारे जो हैं आपस में काम को क्या कर लेते हैं, बाँट लेते हैं कि डाइजेशन का काम आप कर लेना, रेस्पिरेशन का काम आप कर लेना, सर्कुलेशन का काम मैं कर लेता हूँ। इस तरह से, ठीक है, काम को बाँट लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर।
जो भी लेबर है, जो भी काम है उसको क्या कर देते हैं, एक दूसरे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम को समझते हैं। जैसे कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें माउथ एक ऑर्गन है जिसको ओरल कैविटी कहते हैं। वहां पे टिप, टंग, सलाइवरी ग्लैंड ये सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो माउथ में आपका जो खाना जो होता है उसको आप और छोटा छोटा करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है, ये दूसरा ऑर्गन हो गया। ऑइसोफेगस, स्टमक होता है, स्टमक में जो है एसिड वगैरह एंड एंजाइम्स जो है रिलीज होते हैं, वहां पर आपके जो खाना है उसका डाइजेशन अच्छे से होता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे। वहां पर आपका जो खाना है उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन होता है, अनदर ऑर्गन, उसमें भी आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वहां पे जो भी एक्सक्रीटा है, जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो वहां पे क्या होता है, स्टोर होता है, और फिर टाइम आने पर उसको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारे जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और मिल करके एक ही काम करते रहते हैं। क्या काम करना, खाने का पाचन, जो भी हमने खाना खाया उसका जो है डाइजेशन, ये इनका मेन काम है, इतने सारे ऑर्गन्स मिलकर, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल मग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा माउथ है हम उसको जब चबाते हैं तो वो क्या है, एक फिजिकल एक्टिविटी है। लेकिन वहां पे जो सलाइवा जो सिक्रीट हो रहा है वो एक केमिकल एक्टिविटी है, केमिकल इंटरेक्शन है। इसी तरह से जो स्टमक है, स्टमक में जो एचसीएल एंड पेप्सिन का जो सिक्रीशन है, ये केमिकल एक्टिविटी है। लेकिन पेट जो हमारे स्टमक है वो भी इस तरह से मूवमेंट करते रहता है हमारे फूड को और क्या करने के लिए, छोटा करने के लिए। तो वो एक क्या हो गया, फिजिकल इंटरेक्शन। तो फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन से जो टू ऑर्गन्स है वो आपस में क्या करती हैं, कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। टू ऑर्गन और मोर देन टू ऑर्गन, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। अच्छा, डाइजेस्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स में आपको पैरेटिड, सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर थ्री ग्लैंड्स आपको देखने को मिलती है आपके माउथ में, ठीक है। फिर लीवर होता है जो कि बाइल प्रोड्यूस करता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्टोर बाइल। पेनक्रियाज होता है जो कि एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन मतलब कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है सिक्रीट करता है इंसुलिन, जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि हार्मोन होता है, ठीक है। इसके बारे में अभी बस आने ही वाला है तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। आगे बढ़ते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम पे। द बेसिक tissues, as you have learned in earlier classes, organize to form organs which in turn associate to form organ system, ठीक है। तो पहले यहाँ पे ये सेल्स हैं, ठीक है। अब ये जो सेल्स हैं ये आपस में मिल करके इनका ओरिजिन हो गया, फंक्शन हो गया, वो जो है एक ही होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, टिश्यू कह देते हैं। अब ये जो टिश्यू है आपस में मिलकर के किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को करने के लिए क्या बना देती है, यहाँ पे ऑर्गन, ठीक है। इसी तरह से ऑर्गन वन, ऑर्गन टू, ऑर्गन थ्री, अब ये आपस में मिलकर के काम करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो ये चीज यहीं पे बोला गया है कि अर्लियर क्लास में हमने देखा कि किस तरह से जो सेल्स हैं, सेल्स हैं वो टिश्यूज बनाती हैं, बेसिक टिश्यूज, और वो ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन्स बनाती हैं, ठीक है। और वो आपस में एसोसिएट होकर के ऑर्गेनाइज होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाती है, कहाँ पर, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। Such an organization is essential for more efficient and better coordinated activities of millions of cells constitute an organism. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, सेल से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक, तो ये जो है हमारी जो बॉडी है, ठीक है, और कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है जो इतने सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रही हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ओके। Each organ in our body is made up of one or more type of tissue. तो जितने भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में, ठीक है, जैसे स्टमक हो गया, हार्ट हो गया, तो ये सारे के सारे जो है एक या एक से ज्यादा टाइप के टिश्यू से मिलकर के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो जो हमारा हार्ट होता है उसमें आप वो जो है आपको फोर टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर के बना हुआ होता है। एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू, ठीक है, जिसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन हमें जो है इनके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। We also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible strength. ठीक है,
तो कुछ स्टडीज को केयरफुल स्टडीज के बाद हमने ये नोटिस किया कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है वो एक ट्रेंड शो करती है जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दिस डिसरेबल ट्रेंड इज कॉल्ड अ इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और ये जो भी समझने लायक जो ट्रेंड जो यहाँ पे शो करती है, ये जो ऑर्गन है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है, इसको हम इवोल्यूशनरी ट्रेंड में हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यू विल स्टडी द डिटेल्स इन क्लास 12। तो क्लास 12 में हम ये जो इवोल्यूशनरी ट्रेंड है, ये इवोल्यूशन है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। इन द चैप्टर In this chapter, you are being introduced to morphology and anatomy of frog। ठीक है, इस चैप्टर में हम morphology and anatomy of frog के बारे में पढ़ेंगे। Morphology refers to study of form और externally visible features। तो morphology हम किसको कहते हैं, जो एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, मॉर्फोलॉजी कह देते हैं। किनमें? इन केस ऑफ द प्लांट और माइक्रोब्स द टर्म मॉर्फोलॉजी प्रिसाइज मीन्स ओनली दिस। ठीक है, तो प्लांट्स एंड माइक्रोब्स के केस में हम मॉर्फोलॉजी किसको बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो एक्सटर्नल विजिबल फीचर्स हैं उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी कह देते हैं प्लांट्स एंड माइक्रोब्स में। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एनिमल्स के केस में क्या होता है? In case of animals, this refers to the external appearance of the organs or parts of the body. The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organs in animals। तो यहाँ पे इन केस ऑफ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजी है उसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो एनिमल्स के केस में हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी को तो स्टडी करेंगे ही, साथ ही साथ जो ऑर्गन्स, जो इंटरनली जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनका कैसा एक्सटर्नल अपीयरेंस है हम उसकी भी स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है जो एनाटॉमी है, कन्वेंशनली यूज किया जाता है, ये जो टर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है, स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन दी एनिमल्स। ठीक है, तो एनाटॉमी हम किसके लिए यूज करते हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। तो जो भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उनकी मॉर्फोलॉजी को पढ़ने के लिए हम एनाटॉमी का, एनाटॉमी जो वर्ड है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज अकॉर्डिंग टू लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो यहाँ पे आपको फोर तरह के या फोर टाइप्स के आपको टिश्यूज देखने को मिलेंगी। पहला है इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू। तो आज के इस लेक्चर में हम इपिथेलियल टिश्यू को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू को हम पढ़ेंगे। इपिथेलियल टिश्यू थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे बड़ा है, बड़ा टॉपिक है, तो इसीलिए हम इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो ये जो टेबल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। ठीक है, इसको आपको जरूर याद रखना है। तो जो भी इपिथेलियल टिश्यूज है उनका ओरिजिन जो है तीनों लेयर से होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। फंक्शन इनका प्रोटेक्शन होता है, मेन फंक्शन इनका क्या है, प्रोटेक्शन का यहाँ पे है। नाउ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये कैसे होते हैं, मीजोडर्म। इपिथेलियल टिश्यू के अदर फंक्शंस भी देखते हैं, जैसे सिक्रीशन, सिक्रीट करते हैं कुछ चीजें, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, एक्सक्रीशन, जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालना, ये एक्सक्रीशन कहलाता है। एंड रिप्रोडक्शन का भी यहाँ पे काम होता है इपिथेलियल टिश्यू में। ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है इनका जो ओरिजिन है मीजोडर्म होता है। अटैचमेंट, ठीक है, अटैच करती हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, स्टोरेज, प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। मस्कुलर टिश्यू भी मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन में हेल्प करती है। न्यूरल टिश्यूज की बात करें तो एक्टोडर्मल ओरिजिन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्स। ओके, तो ये क्या हो गए, टिश्यूज हो गए, ओरिजिन एंड उनके फंक्शन। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एनिमल टिश्यू का पूरा एक चार्ट दिया गया है। तो ये जो एनिमल टिश्यू है, पहला तो इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू, फोर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद जब हम इपिथेलियल टिश्यू पे देखें तो इपिथेलियल टिश्यू में भी आपको दो तरह के टाइप्स देखने को मिलते हैं, एक है इपिथेलियल कवरिंग टिश्यू और दूसरा है ग्लैंडुलर टिश्यू। इसमें हम मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ओके। इपिथेलियल कवरिंग टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद सिंपल इपिथेलियम में भी आपको 4 to 5 तरह के आपको फिर से आपको टिश्यूज देखने को मिलते हैं, एंड सेम कंपाउंड इपिथेलियम में भी। कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू में भी आपको दो तरह के मिलते हैं,
एक होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है? मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट मसल देखने को मिलेंगे, स्मूथ मसल या स्मूथ टिश्यूज आप कह सकते हैं, कार्डियक मसल्स, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। नर्वस टिश्यू में हम इसको न्यूरॉन्स में एंड सपोर्टिंग सेल्स जैसे कि ग्लियल सेल्स में हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एपिथेलियल कवरिंग टिश्यू। ठीक है? तो एपिथेलियम को हम कवरिंग टिश्यू भी करते हैं क्योंकि ये बॉडी को बाहर से और अंदर से क्या करता है, कवर करके रखता है। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल, एक है सिंपल इपिथेलियम और एक है कंपाउंड इपिथेलियम। तो ये जो सिंपल इपिथेलियम है, यहाँ पर आपको सिंगल लेयर देखने को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी सेल्स। ठीक है? तो ये जो सिंपल इपिथेलियम है, ये आपको सिंगल लेयर ही देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको ये फिगर 7.1 में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो फिगर 7.1 है, ये जो है ओल्ड एनसीईआरटी का क्या है, ये इमेज है। आपको ओल्ड एनसीईआरटी इजिली ऑनलाइन आपको देखने को मिल जाएगी, आप वहां से जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है, ये क्या है, नॉट ए, ये जो पूरा का पूरा जो इमेज है, ये क्या है, सिंपल इपिथेलियम सेल्स है। ठीक है? सिंपल इपिथेलियम सेल्स है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें या डी को देखें, यहाँ पे ये जो है आपको सिंगल लेयर में ही आपको देखने को मिल रहा है। ये यहाँ पे क्या है, सिंगल लेयर है। अगर यहाँ पे और ये सेल्स जो है प्रेजेंट होती, तब हम इसको क्या कहते हैं, डबल लेयर कहते हैं। लेकिन अभी तो ये क्या है, सारी की सारी जो है सिंगल लेयर में ही प्रेजेंट है। अभी जो सिंपल एपिथेलियम है, इसको हम 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं: स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, सिलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार एंड सिलिएटेड एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, इसको हम एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि ये जो ए इमेज है, ये क्या है, स्क्वेमस इपिथेलियम है। ये जो है जो क्यूबॉइडल होते हैं, उनमें जो है आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि आप बी में देख सकते हैं। कॉलुमिनार जो है इस तरह से सीड कॉलम टाइप जो है, बहुत ज्यादा लंबे जो सेल्स होते हैं, टॉल जो सेल्स होते हैं, उसको हम कॉलुमिनार कहते हैं। सिलिएटेड का मतलब जो होता है, जो ये कॉलुमिनार एंड क्यूबॉइडल सेल्स हैं, उसमें आपको सीलिया देखने को मिलेगा, सीलिया जो है प्रेजेंट होगा। एंड स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बारे में हम आगे बात करेंगे। कंपाउंड इपिथेलियम की बात करें तो ये मल्टीपल लेयर से मिलकर की बनी होती है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तो मल्टी लेयर सेल्स को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड इपिथेलियम। यहाँ पे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं: स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम, कंपाउंड इपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलियम। तो यहाँ पे जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम है, ये कैन नॉट चेंज देयर शेप। ये जो है अपना अपनी जो शेप है उसको वो चेंज नहीं कर सकती। लेकिन हम ट्रांजिशनल इपिथेलियम की अगर हम बात करें, जो कि यूरिनरी ब्लैडर में हमको देखने को मिलता है, ये जो है अपना जो शेप है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। शेप चेंज करने का मतलब क्या होता है, ये जो है स्ट्रेचेबल हो सकते हैं, स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है? जैसे जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में हमारा जो यूरिन है वो क्या होता है, यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन जब आप बहुत समय तक यूरिन पास नहीं करते हैं, तो ये जो भैंस है वो स्ट्रेच होकर के इस तरह से बड़ी हो जाती है। ठीक है? ताकि वो और यूरिन क्या कर सके, स्टोर कर सके। तो ये क्या होता है, ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलियम, या फिर इसी को और हम क्या कहते हैं, यूरोथेलियम भी कहते हैं। ठीक है? चलिए, अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम सिंपल इपिथेलियल टिश्यू या फिर इपिथेलियम के बारे में हम जानेंगे, फिर हम इसके बाद इसके जो भी टाइप्स हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है, ये कैसा होता है, टाइटली पैक्ड होता है विद लेस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये सारे के सारे, यहाँ पे आपको एक दूसरे के बीच में आपको जगह देखने को नहीं मिलेगी इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं, लूज कहते हैं। इसको हम लूज अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन यही सेल जो है इस तरह से अरेंज हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, टाइटली पैक्ड कहेंगे। ठीक है? तो सारे के सारे जो सिंपल इपिथेलियम सेल्स होते हैं वो इस तरह से कॉम्पैक्टली जो है टाइटली प्रेजेंट होती हैं। और इनमें लेस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इंटरसेलुलर सब्सटेंस से क्या मतलब, ये जो सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस होता है उसको हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर ये सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड हैं इस तरह से, तो इनके बीच जो है बहुत ही कम जो है आपको इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है? दिस प्रोवाइड्स अ कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कवरिंग का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली। ठीक है? कवर करने का मतलब क्या होता है, कोई कुछ अ, जैसे कोई पार्सल ही हो गया, जैसे आप गिफ्ट भी किसी को देते हैं, तो आप उसको बाहर से क्या करते हैं, एक्सटर्नली उसको आप क्या करते हैं, कवर करते हैं। ठीक है? लेकिन
जब कोई चीज हम इस तरह से अंदर से कोई चीज होती है और अंदर में हम कुछ चीजें हम लगाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, लाइनिंग कहते हैं। तो लाइनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये जो सेल्स हैं वो इंटरनली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जैसे हमने 3 लेयर्स, हमारे बॉडीज की 3 लेयर देखी, फिर लास्ट में हमने यहाँ पे कैविटी देखी। तो ये जो कैविटी है वो पूरा का पूरा इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, है कि नहीं? ठीक है, ये जो कैविटी है ये पूरा इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो लाइन सबसे इंटरनली जो लेयर्स प्रेजेंट होंगी उसको हम क्या कहेंगे, लाइनिंग कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सिंपल इपिथेलियल टिश्यू है इसको हम कवरिंग टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल स्किन। एंड जितने भी हमारे जो इंटरनली जो हमारा बॉडी है उसको ये क्या करती है, लाइन करके रखती है, ठीक है। मतलब वहां पे वो सबसे इंटरनल पार्ट में वो प्रेजेंट होती है। ऑलवेज हैव अ फ्री सरफेस विच फेजेस आइदर अ बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट। तो इनके पास फ्री सरफेस होती है, जैसे कि आप अपनी स्किन को ही देख लीजिए। आपकी जो स्किन है वो डायरेक्टली किससे एक्सपोज्ड है, इन्वायरमेंट से एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो उनके पास क्या है, फ्री सरफेस है। इसी तरह से जो एपिथेलियल सेल्स जो है हमारी लाइनिंग में जो प्रेजेंट है, हमारी गट की लाइनिंग में प्रेजेंट है, वो क्या करती है, इनसाइड जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे कि ब्लड हो गया, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके जो सेल्स हैं, उनकी जो सबसे इंटरनली जो सेल्स हैं वो क्या है, एपिथेलियम सेल्स हैं, तो वो एक्सपोज्ड हैं किससे, बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड कौन होता है, ब्लड होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं इनके पास क्या होती है, फ्री सरफेस जो है प्रेजेंट होता है। सेल्स हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, तो इनके पास रीजनरेशन पावर होता है। जैसे आपको स्किन में कुछ लग जाता है, ठीक है, वहां पे रप्चर हो जाता है, तो कुछ टाइम बाद वहां पे जो स्किन है वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। तो ये क्या होता है, सेल पावर ऑफ रीजनरेशन, वो अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। तो ये क्या हो गया, सेल्स ऑफ दी सेल्स हैव पावर ऑफ रीजनरेशन, ठीक है। ए वेस्कुलर होती है, नो ब्लड वेसल। तो यहाँ पे जो स्किन होती है, जो सबसे एक्सटर्नल जो लेयर है वहां पे कोई भी ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम इसको एवेस्कुलर कहते हैं। रिसीव न्यूट्रिशन वायर डिफ्यूजन फ्रॉम कनेक्टिव टिश्यू। तो जैसे ये क्या है, सिंपल इपिथेलियल सेल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगे, फिर यहाँ पे जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होंगे। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर जो है आपको ब्लड वेसल्स जो है देखने को मिलेंगी। एंड ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है और ब्लड में जो है जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वायर डिफ्यूजन जो है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये जो है हमारी जो सिंपल इपिथेलियम टिश्यू है वहां तक आपको जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको पहुंचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इपिथेलियम में कोई भी ब्लड वेसल नहीं होता, ब्लड वेसल नहीं होता, तो इनको जो है न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वायर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू जो है अपना न्यूट्रिशन जो है यहाँ तक पहुंचाते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब हम सबसे पहला देखते हैं स्क्वेमस इपिथेलियम, जिसको हम पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है, सिंगल थिन लेयर होता है, ठीक है। इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, तो जैसे यहाँ पे जो भी बाउंड्रीज हैं वो इस तरह से इरेगुलर होगी, यहाँ पे कोई भी एक डेफिनिट शेप प्रेजेंट नहीं होगा। पेवमेंट सेल्स हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि टाइल्स की तरह, जैसे हमारे घरों में जो टाइल्स जो है, जैसे आप इस इमेज को भी देख सकते हैं, तो टाइल्स का जो अरेंजमेंट हम ऊपर से देखें तो वो इस तरह से दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको पेवमेंट कहते हैं, ठीक है, पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं। फंक्शंस की बात करें तो ये डिफ्यूजन बाउंड्री फॉर्म करती है। लोकेशन एंडोथेलियम, एंडोथेलियम का मतलब ब्लड वेसल। तो ये जो स्क्वेमस इपिथेलियम सेल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे ये ब्लड वेसल है, तो इनकी जो सबसे इनर वाला जो सेल्स है या टिश्यूज है ये क्या है, स्क्वेमस इपिथेलियम होते हैं। तो ये जो स्क्वेमस इपिथेलियम ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, तो उसको हम वहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम नहीं कहेंगे, हम उसको एंडोथेलियम कहेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी के जो लाइनिंग में वहां पे प्रेजेंट है उसको हम पेरिटोनियम कहेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी इज इक्वल टू पेरिटोनियम। अब वहां पे जो सेल्स प्रेजेंट है वो भी क्या होती है, स्क्वेमस इपिथेलियम होती है। एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जिसको हम एल्विलाई कहते हैं, वहां पे भी उनकी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वेमस इपिथेलियम की होती है। बोमेन्स कैप्सूल, जो कि किडनी में जो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर होता है वहां पे बोमेन्स कैप्सूल आपको देखने को मिलता है, उसकी लाइनिंग भी यहाँ पे स्क्वेमस इपिथेलियम के थ्रू ही होती है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे आता है सिंपल या क्यूबॉइडल इपिथेलियम। सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये क्यूबॉइडल और क्यूब लाइक सेल्स जो है
आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो उसको हम ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहेंगे। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं इमेज में, ये क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिल रही है। अगर इसी क्यूब लाइक सेल्स में आपको इस तरह से माइक्रोविलाई देखने को मिल जाए, ठीक है, ये जो क्यूब लाइक सेल्स है यहाँ पे आपको अगर माइक्रोविलाई देखने को मिल जाए तो हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है। फंक्शन की बात करें तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यूबॉइडल सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है। लोकेशन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जिसको हम पीसीटी कहते हैं। ठीक है। तो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आपको ये जो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम है यही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइड जो सेल्स हैं उसमें आपको माइक्रोविलाई देखने को मिलेंगे, और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, किडनी में आपको देखने को मिलेगा। स्मॉलर डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियास। ठीक है। तो स्मॉलर डक्ट्स, तो जो भी यहाँ पर आपको सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं, पेनक्रियास में जो भी आपको ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे जो स्मॉलर डक्ट्स हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। डक्ट्स ऑफ पेनक्रियास तो हमने बोल ही दिया है। एंड जर्मिनल इपिथेलियम इन गोनैड्स। ठीक है। तो गोनैड्स क्या होते हैं, मेल्स में टेस्टिस होती है एंड फीमेल्स में ओवरी होता है। तो यहाँ पे जो ओवरी एंड टेस्टिस का जो इंटरनल लाइनिंग है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम कहते हैं, और वो किससे बना होता है, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम से मिलकर के बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, सिंपल कोल्यूमिनर इपिथेलियम का। तो सिंपल कोल्यूमिनर कोल्यूमिनर इपिथेलियम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो सेल्स कैसी होती हैं, टॉल होती हैं। ठीक है। न्यूक्लियस इट बेस, बेस पर आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। एंड कैन हैव माइक्रोविलाई, तो माइक्रोविलाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैन हैव म्यूकस और ग्लोबर सेल्स। ठीक है। तो इनके पास म्यूकस या फिर ग्लोबर सेल्स जो है, इट्स गॉबलेट सेल्स नॉट ग्लोबर सेल्स। ओके। गॉबलेट, गॉबलेट सेल्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉल्यूमिनर सेल्स होती हैं, इनका इनकी जो सेल्स हैं वो इस तरह से टॉल होंगी, और जो न्यूक्लियस है वहां पे आपको बेस पर ही देखने को मिलेगा। फंक्शन अगेन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोकेशन, लाइनिंग ऑफ स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसको हम कहते हैं, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड में आपको क्या देखने को मिलता है, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन देखने को मिलता है, जो एज अ ग्लैंड फॉर्म करता है। और ये जो ग्लैंड है ये या तो एंजाइम सिक्रीट करती हैं या तो हार्मोन सिक्रीट करती हैं। ठीक है। और स्पेशली जो ये जो स्टमक या गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यहाँ पर आपको एंजाइम सिक्रीशन देखने को मिलेगा, म्यूकस सिक्रीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो कोल्यूमिनर एपिथेलियम है, इनके पास म्यूकस या फिर गॉबलेट सेल जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कोल्यूमिनर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर। फोर्थ, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। अब सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम में क्या होता है, स्ट्रक्चर में जो भी सेल्स हैं, चाहे वो क्यूब लाइक सेल्स हो या फिर कॉलम लाइक सेल्स हो, तो यहाँ पे आपको सीलिया देखने को मिलेगा, सीलिया बोल रहे हैं या माइक्रोविलाई बोल रहे हैं, तो वो जो है देखने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिंपल सिलिएटेड इपिथेलियम। फंक्शन, सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये जो सीलिया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉडी में ये जो सिलेटेड सेल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल है, इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक लेकर के आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगी, ये जो सीलिया है इनमें जो लहरें होती हैं, ठीक है, ये आपस में मूवमेंट करती हैं और इसको धीरे 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 क्या करेंगी, यहाँ तक इसको पहुंचा देंगी। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सीलिया है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ये क्या करती है, पार्टिकल्स को मूव करती है। कौन, सीलिया। लोकेशन, फैलोपियन ट्यूब जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, मूवमेंट ऑफ ओवा, एग और गैमेट्स। तो ओवा और एग क्या है, गैमेट्स ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फैलोपियन ट्यूब है, तो जैसे ये यूट्रस होता है फीमेल में, तो फीमेल में ये जो यूट्रस होता है, यहाँ पे ओवरी होता है जिससे ये इस तरह से अटैच्ड होता है। ठीक है। तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पे आपको ये जो सीलिया जो है आपको देखने को मिलेगा। अब ये जो ओवरी है, यहीं से जो है एग जो है रिलीज होता है। अब इस एग को हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचाना होता है, ताकि जो भी मेल गैमीट है उससे वो क्या हो पाए, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो पाए। ठीक है। तो यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होती है, और यहाँ से ओवरी से ये जो एग जो है रिलीज होता है, उसको ये यहाँ तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कराने, ये जो ओवम है या ओवा है, इसको यहाँ तक वो पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक और ब्रोंकियोल्स की अगर हम बात करें, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी आपको यहाँ पे सीलिया देखने को मिलते हैं। मूवमेंट ऑफ डस्ट अलोंग विद म्यूकस, तो जब भी आप बहुत ज्यादा धूल वाले एरिया में अगर आप होते हैं,
तो अचानक आपकी नाक बहने लगती है, ठीक है? अब वो नाक क्यों बहने लगती है कि जो भी डस्ट है वो म्यूकस के साथ जो है वो बाहर आ जाए। तो इसके लिए कौन हेल्प करता है? ये जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो हेल्प करते हैं और जो म्यूकस ग्लैंड है वो हेल्प करती हैं जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमारे प्रेजेंट होती है। ठीक है? चलिए, 5वें तरह का यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो इस स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लेयर होता है और स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे आपको फॉल्स लेयर आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है? जैसे ये कॉलमनार सेल है, तो वो होंगी तो एक, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे सेप्टा की तरह यहाँ पे दिखाई देगा और आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 लेयर्स ऑफ सेल जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन ये होंगी सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिंपल इपिथेलियम टिश्यू कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी ये आपको 2 तरह के देखने को मिलती हैं, कॉलमनार सिलिएटेड, ठीक है, पहला, एंड कॉलमनार नॉन सिलिएटेड। तो ये जो कॉलमनार सिलिएटेड है, इनमें सीलिया प्रेजेंट होगा और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ट्रैकिया या फिर विंड पाइप में देखने को मिलेगा। सेकंड होता है कॉलमनार सेल्स तो होंगी लेकिन वो नॉन सिलेटेड होंगी, ठीक है? क्या होंगी? नॉन सिलेटेड होंगी। तो सीलिया जो है एब्सेंट होगा। इपिडाइडेमिस, तो इपिडाइडेमिस में आपको देखने को मिलेगा और ये जो इपिडाइडेमिस है ये सिक्रीशन का काम करता है और ये इपिडाइडेमिस जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या होता है? पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें जो है फिर से आएंगी। ट्रैकिया जब आएगा जब हम रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ेंगे, इपिडाइडेमिस आएगा जब हम क्लास 12 में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये सारे नाम हमारे लिए बहुत नए हैं, हमें पता नहीं। कोई बात नहीं, आप बस अभी एक नजर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि ये कहाँ-कहाँ पर किस काम के लिए प्रेजेंट होता है। फिर जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगी कि आप जाकर के नोट्स में चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं, कंपाउंड इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम के बारे में हमने पढ़ लिया जो कि सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होता है। अब हम कंपाउंड इपिथेलियम के बारे में पढ़ते हैं। तो कंपाउंड इपिथेलियम में आपको यहाँ पे मेनी लेयर्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स। फंक्शन की बात करें, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल एंड मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंपाउंड इपिथेलियम है इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किससे? केमिकल एंड मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन से। तो कुछ भी केमिकल एंड मैकेनिकल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उसको वो क्या करता है? रोकता है। इमेज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेयर्स ऑफ सेल्स हैं और ये सारी की सारी आपस में क्या है? कंपाउंड इपिथेलियम। यहाँ पे भी आपको 2 तरह की देखने को मिलती हैं सेल्स, स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम एंड ट्रांजिशनल इपिथेलियम। तो ये जो ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलियम है ये जो है अपना शेप जो है चेंज कर सकते हैं और ये जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम है ये जो है अपना शेप जो है चेंज नहीं कर सकती, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ अपर लेयर ऑफ सेल्स, तो अपर लेयर ऑफ सेल्स किस तरह से है उसके बेसिस पर हम इसको अगेन स्क्वेमस कंपाउंड इपिथेलियम, क्यूबॉइडल कंपाउंड इपिथेलियम, कॉलमनार कंपाउंड इपिथेलियम एंड कॉलमनार सिलिएटेड कंपाउंड इपिथेलियम में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जो सिंपल इपिथेलियम है उसको भी हमने स्क्वेमस सिंपल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल सिंपल इपिथेलियम, कॉलमनार सिंपल इपिथेलियम इसमें डिवाइड किया था। अब यहाँ पे जो कंपाउंड इपिथेलियम है वहां पर भी आपको सेम नेम देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पे जो सबसे अपर लेयर जो सेल्स हैं, ठीक है, अपर लेयर ऑफ सेल्स है उनका जो स्क्वेमस की तरह आपको वहां पे सेल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है? क्यूबॉइडल में क्यूब लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेगा, कॉलमनार कंपाउंड इपिथेलियम में कॉलम लाइक सेल्स आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे नेम सेम है लेकिन यहाँ पे साइड में आपको क्या लगाना है? कंपाउंड इपिथेलियम लगाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशनल इपिथेलियम के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम यूरोथेलियम भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं ये इट कैन चेंज देयर शेप ऑन स्ट्रेचिंग, ठीक है? तो मैंने आपको स्ट्रेचिंग के बारे में बताया। लोकेशन, तो जो भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है या यूरिनरी पार्ट है जहाँ पे यूरिन पूरा फॉर्म होता है, स्टोर होता है, ठीक है? तो वहां पर आपको ये जो है देखने को मिलती है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर जिसमें ये जो यूरिन है वो क्या होता है? स्टोर होता है, ठीक है? रीनल कैलिक्स होता है, रीनल पेल्विस होता है, यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है, यूरेटर्स होते हैं, ठीक है? तो ये सारे जितने भी पार्ट्स हैं आपको यहाँ पे ट्रांजिशनल इपिथेलियम दिखता है, ठीक है? इसीलिए, और ये जो ट्रांजिशनल कंपाउंड इपिथेलियम ये आपको यूरिनरी पार्ट में प्रेजेंट होता है इसीलिए हम इसका दूसरा नाम क्या है? यूरोथेलियम नाम है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब हम एक-एक करके स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम है हम उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड इपिथेलियम है ऑन द बेसिस ऑफ अपर लेयर ऑफ सेल्स, तो यहाँ पे आपको 4 टाइप्स ऑफ देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला है स्क्वेमस कंपाउंड इपिथेलियम। तो स्क्वेमस कंपाउंड इपिथेलियम को हम फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है केराटिनाइज्ड स्क्वेमस कंपाउंड इपिथेलियम और एक होता है नॉन केराटिनाइज्ड। तो केराटिनाइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? केराटिन प्रोटीन क्या होगा? प्रेजेंट होगा
और और ये इसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल इन स्किन, तो स्किन में हमारा जो है केराटिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और वो एग्जांपल किसका है? स्क्वेमस केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम का एग्जांपल है। नॉन केराटिनाइज्ड की अगर हम बात करें तो केराटिन प्रोटीन क्या हो जाएगा? यहाँ पे एब्सेंट हो जाएगा क्योंकि नॉन केराटिनाइज्ड लिखा हुआ है। लोकेशन इनका कहाँ पे होगा? फेरिंक्स, बकल कैविटी, वेजाइना एंड कॉर्निया। तो फेरिंक्स या फिर बकल कैविटी, तो आपका जो माउथ है उसमें अगर आप अपनी जो उंगली करके अगर आप टच करेंगे, ठीक है, तो आप जो टच करेंगे तो वहां पे आपको जो सबसे जो वॉल जो आपको फील होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? नॉन केरेटिनाइज्ड वॉल है, और वो कौन से सेल से मिलकर के बनी हुई है? स्क्वेमस नॉन केरेटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम सेल से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। जैसे हमारा जो स्किन है वो थोड़ा-सा रफ लगता है, लेकिन अंदर अगर हम टच करें अपने बकल कैविटी में तो वो आपको कैसा लगेगा? स्मूथ लगेगा। स्मूथ का मतलब वो जो है वहाँ पे वो सॉफ्ट होंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम्पल जो हैं आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ सेकंड यहाँ पे है स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियम का टाइप, क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है? इसको हम कैसे पढ़ेंगे? स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियम। अपर लेयर ऑफ सेल्स जो है ट्यूब लाइक आपको देखने को मिलेंगी। लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाज ग्लैंड में आपको ये जो है देखने को मिलेगा। कॉलुमिनर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो अपर लेयर कॉलम लाइक सेल जो है टॉल एंड सिलेंडर आपको देखने को मिलेगा। इपीग्लॉटिस एंड मेमोरी ग्लैंड में आपको देखने को मिलेगा। कॉलुमिनार सिलिएटेड कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो सीलिया इन टॉल सेल्स, तो ये जो कॉलुमिनार सेल्स हैं, टॉल सेल्स हैं, उनमें आपको इस तरह से सीलिया जो है देखने को मिलेगा। ये जो है लैरिंक्स, लैरिंक्स को और हम क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो लैरिंक्स में आपको कॉलुमिनार सिलिएटेड सेल्स देखने को मिलेंगी। सॉफ्ट पैलेट में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल दिया गया है जहाँ पे कंपाउंड इपिथेलियम का नाम है और उनका लोकेशन है, एंड दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल फॉर्म में लेकर गई। तो स्क्वेमस केराटिनाइज आपको स्किन में देखने को मिलेगा। स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज टिश्यूज आपको इनर लाइनिंग ऑफ फेरिंग्स, बकल कैविटी, वजाइना, कॉर्निया में देखने को मिलेगा। क्यूबाइडल कंपाउंड की बात करें तो लार्ज डक्ट ऑफ सलाइवरी एंड पेनक्रियाज ग्लैंड। तो यहाँ पे स्मॉलर डक्ट्स भी होती हैं, ठीक है। डक्ट्स क्या होता है? अगर मान लो ये क्या है? ग्लैंड है, ठीक है, और ये जो है ग्लैंड में कुछ चीजें सिक्रीट होती हैं और यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो वो क्या करती हैं इस तरह से। तो ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट के थ्रू ये क्या करती हैं? अपनी जो सिक्रीशन है इसको बाहर निकालती है। तो ये जो है ये क्या है? डक्ट्स कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? डक्ट्स कहलाती हैं, ठीक है। तो लार्जर डक्ट्स का मतलब यहाँ पे बड़ा डक्ट होगा, स्मॉलर का मीन्स स्मॉलर या फिर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, कॉलुमिनर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करें तो ये आपको एपिग्लोटिस एंड मेमोरी ग्लैंड में देखने को मिलेगा। कॉलुमिनर सिलेटेड कंपाउंड लैरिंग, सॉफ्ट पैलेट, वॉइस बॉक्स। ट्रांजिशनल कंपाउंड यूरिथेलियम, तो ये पूरा यूरिनरी पार्ट जो है, यूरिनरी ब्लैडर, रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर सी, तो ये सारी चीजें आपको ट्रांजिशनल ये सारी चीजों में आपको ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो यहाँ पे ये जो कॉलुमिनार एंड क्यूबॉइडल ये जो सेल्स हैं, ठीक है, कॉलुमिनार सेल जो है इस तरह से होंगी और क्यूबॉइडल सेल जो है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है मॉडिफाइड होकर के ग्लैंड बनाती हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम ही क्या होता है? सिक्रीट करने का, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब करती हैं और सिक्रीट करती हैं। तो इसीलिए ये जो दोनों सेल्स हैं वो मॉडिफाइड होकर के ग्लैंड्स बनाती हैं। अब यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड्स हमको देखने को मिलते हैं, एक होता है यूनिसेल्युलर ग्लैंड और एक होता है मल्टीसेल्युलर ग्लैंड। तो ये जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, यूनिसेल्युलर ग्लैंड मतलब यहाँ पे जो एक जो सिंगल सेल है वही जो है एज अ ग्लैंड यहाँ पे काम कर रहा है, और यही जो है जो भी सिक्रीशन है उसको कर रहा है, ठीक है। तो ये जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड्स का एग्जांपल यहाँ पे मिलता है हमको गॉबलेट, जिसको हम म्यूकस सेल भी कहते हैं, और ये क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रीट करती हैं। लोकेशन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टमक होती हैं, ये जो स्टमक है इनमें जो यूनिसेल्युलर ग्लैंड फॉर एग्जांपल गॉबलेट या म्यूकस सेल है वो क्या करती हैं? पहले म्यूकस सिक्रीट करती हैं ताकि जो भी एचसीएल का वहां पे जो एसिड का जो सिक्रीशन हो रहा है उससे जो हमारा स्टमक वॉल वॉल है वो डैमेज ना, ठीक है। तो ये स्टमक और इंटेस्टाइन में आपको यूनिसेल्युलर ग्लैंड जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे इसका जो है यहाँ पे इमेज दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। तो मल्टी सेलुलर ग्लैंड का इमेज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और ये जो मल्टी सेलुलर ग्लैंड है इसमें आपको इसको हम
3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड है यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड है यहाँ पे हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, यहाँ पे डक्ट्स जो है वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। डक्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। हेल्प इन पोरिंग द सिक्रेशन, पोर सिक्रेशन आउटसाइड द बॉडी। पोरिंग का मतलब क्या होता है, वहां पे अगर जैसे आपके पास कोई मग है उसमें वाटर है, ठीक है, अब उसमें आप क्या कर रहे हैं, पाइप लगा करके वो जो वाटर है उसको आप क्या कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं कहीं पे ग्लास में या किसी और यूटेंसिल में, ठीक है, किसी और बर्तन में। तो आपके पास क्या था, यहाँ पे मग था, ठीक है, मग में आप यहाँ पे पाइप लगा करके क्या कर रहे हैं कि उस पानी को खाली कर रहे हैं किसी और चीज में। तो यहाँ पे ये जो पानी का पोरिंग है, ठीक है, ये पाइप के थ्रू जो आप पानी डाल रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पोरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और वो जो पाइप है उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। पाइप है उसको हम क्या कहेंगे, डक्ट कहेंगे। तो इस पाइप की सहायता से आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पास जो मग में पानी था उसको आप किसी और यूटेंसिल में, बर्तन में आप खाली कर रहे हैं डक्ट के थ्रू। तो यही काम क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। तो ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यहाँ पे मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, और डक्ट भी प्रेजेंट होगा, पाइप भी प्रेजेंट होगा, जिससे वो क्या करेंगी, जो भी सिक्रीशन उनका होगा। ग्लैंड क्या होती है, कुछ ना कुछ सिक्रीट करती रहती हैं, कुछ भी फ्लूइड हो गया उसको सिक्रीट करेंगी, फिर उसके बाद वो जो डक्ट है उसके थ्रू उसको पोर करेंगी आउटसाइड दी बॉडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑयल या सिबेशियस ग्लैंड है, स्वेट या सुडोरीफेरस ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड। तो देखो, आउटसाइड द बॉडी का मतलब क्या है, जैसे जो सलाइवर आपको जो मुंह में जो सलाइवर जो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लार कहते हैं, तो वो सेल्स के अंदर क्या हो रही है, ये जो ग्लैंड्स हैं उनके अंदर वो जो है फॉर्म हो रही है, फिर उसके बाद वो आउटसाइड दी बॉडी वो क्या होता है, आपको फील होता है, वो जो बॉडी है उसके बाहर आपका जो है सिक्रेशन जो है गिरता है। इसी तरह से जो स्वेटिंग है, ठीक है, स्वेट ग्लैंड या सुडोरीफेरस ग्लैंड है, तो स्वेट जो है हमको आउटसाइड दी बॉडी जो है हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है, ठीक है। एंड ऑयल या सिबेशियस ग्लैंड जो आपके फेस पे जो आपको आपका जो फेस जो है अगर बहुत ऑयली है तो वहां पे जो ऑयली है वो किसकी वजह से है, ऑयल या फिर सिबेशियस ग्लैंड की वजह से, जो कि ऑयल सिक्रीट करती हैं और वो आउटसाइड दी बॉडी क्या करती हैं, पोर करती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सेकंड होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये क्या होती है, डक्टलेस होती है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आप मग से पाइप के थ्रू जो पानी आप पोर कर रहे थे किसी यूटेंसिल में, तो अब आपके पास वहां पे कोई भी डक्ट जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से तो ऐसी ग्लैंड्स को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, जिनके पास डक्ट जो है एब्सेंट होती है। ग्लैंड्स ऑफ इंटरनल सिक्रीशन, ठीक है, हार्मोन। तो यहाँ पे जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो सिक्रीट करती हैं उसको हम क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। हार्मोन जो है सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन एंडोक्राइन है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। तो यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वो क्या करती हैं, हार्मोन का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि थायराइड, पिट्यूटरी एंड पीनियल। तो यहाँ पे जो भी ग्लैंड है, अब यहाँ पे मान के चलो, ये जो मग है वो क्या है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, यहाँ पे जो भी सिक्रीशन है, और ये क्या है, एक आपके लिए टारगेट सेल है, ठीक है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी सिक्रीशन है उसको यहाँ पे पहुंचाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हमारा जो बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, वो यहाँ पे काम करेगा। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है अपना जो सिक्रेशन है वो डायरेक्ट क्या करेगी, ब्लड में या फिर बॉडी फ्लूइड में क्या कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है, डायरेक्ट। यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होगा। फिर ये ब्लड के थ्रू जहाँ पे ये जो टारगेट सेल है वहां तक ये जो हार्मोन है, ठीक है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो टारगेट सेल तक क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है बॉडी फ्लूइड्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन, ठीक है। एग्जाम्पल थायराइड, पिट्यूटरी, पीनियल, तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब आता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड को हम कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है उसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों तरह के ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ऐसा कोई ऑर्गन होगा जिसमें आपको एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड जो है आपको देखने को मिलेंगी। ऐसे ग्लैंड को हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड कहेंगे या कंपोजिट ग्लैंड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है पेनक्रियाज का। पेनक्रियाज में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड मिलेंगी जो कि हार्मोन सिक्रीट करेंगी, और एक्सोक्राइन ग्लैंड मिलेंगी जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं। जैसे कि हमने वहां पे अपने अर्लियर स्लाइड में देखा कि एंडोक्राइन जो पेनक्रियाज की जो एंडोक्राइन ग्लैंड थी वो हार्मोन में इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रही थी, ठीक है, आप यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बना के लिख सकते हैं। और एक्सोक्राइन में वो एंजाइम सिक्रीट कर रही थी।
ठीक है? गोनैड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोनैड्स मतलब मेल में टेस्टिस होता है और फीमेल गोनैड्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओवरी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो गोनैड्स है, यहाँ पे ये एंडोक्राइन जो है, ठीक है? तो गोनैड जो है, गोनैड्स में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट देखने को मिलेगी जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, और एक्सोक्राइन की बात करें तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि जो टेस्टिस है वो मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, एंड ओवरी है वो ओवा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है? तो ये बात हो गई किसके बारे में? ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? सेल जंक्शंस के बारे में। तो ये जो सेल जंक्शंस हैं ये भी एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट होता है। ठीक है? ये जो सेल जंक्शंस है ये किसका पार्ट होता है? एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट होता है। फाउंड इन एपिथेलियल टिश्यू, हेल्प इन कम्युनिकेशन, अधेशन, ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल्स। तो सेल जंक्शंस का काम क्या होता है? जैसे ये सेल्स हैं, इनको आपस में भी तो बात करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? ठीक है? तो कम्युनिकेशन में हेल्प होता है, अधेशन मतलब कि चिपकने में, ठीक है? लटकने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट, अगर ये जो सेल्स ये किसी स्पेसिफिक प्रकार का सब्सटेंस बना रही है, लेकिन ये जो सेल्स है वो सब्सटेंस नहीं बना सकती, तो यहाँ से इस सब्सटेंस को यहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी है, ठीक है? तो ये जो जंक्शन्स हैं ये क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ जंक्शन्स देखने को मिलेंगी। पहला है टाइट जंक्शन, अधेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन को हम ऑक्लूडिंग जंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस एपिथेलियल सेल्स। तो जो भी एपिथेलियल सेल्स होती हैं, तो वहां पर ये टाइट जंक्शन जो है लीकेज को क्या करती हैं? रोकती हैं। एग्जाम्पल सेल लाइनिंग इन द इंटेस्टाइन, रीनल ट्यूब्यूल्स, की पॉइंट सील एडजेसेंट सेल्स लाइक जिपर। ठीक है? तो यहाँ पे जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं तो जो भी सिक्रीशन हो रहा है तो वहां पे एक जिपर की तरह, चेन की तरह वो क्या काम, चेन की तरह क्या करती हैं? काम करती हैं। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन लाइनिंग में वहां पे जो भी सेल्स हैं वहां पर आपको टाइट जंक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है? अधेरिंग जंक्शन की बात करें तो इसको हम एंकरिंग जंक्शंस भी कहते हैं, और यहाँ पे डेस्मोसोम आपको देखने को मिलता है। फंक्शन प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कीप सेल्स टुगेदर। अधेरिंग जंक्शंस का मतलब क्या होता है? अधेशन का मतलब क्या होता है? चिपकना होता है। तो एक सेल जो है दूसरी सेल से किस तरह से रहती है? अधेर होके रहती है, साथ में रहती है। तो ये जो अधेरिंग जंक्शन है ये क्या करती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और सेल्स को टुगेदर रखती है, एक साथ रखती है। ठीक है? टाइप्स की बात करें तो पहला यहाँ पे टाइप है अधेरेंस जंक्शन, सेकंड है डेस्मोसोम एंड थर्ड है हेमीडेस्मोसोम। तो अधेरेंस जंक्शन यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट से अटैच होता है, और ये जो एक्टिन फिलामेंट है आपको मसल सेल्स जो होती हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। डेस्मोसोम की अगर हम बात करें तो स्पॉट लाइक जंक्शन होता है, अटैच इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो जो भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं, तो जो सेल्स होती हैं उनमें फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? तो वहां पे ये जो डेस्मोसोम है वो उसको अटैच करके रखती है। हेमीडेस्मोसोम की अगर हम बात करें, कनेक्ट सेल्स टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल्स होती हैं उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। सेल्स जो होती हैं उनके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, तो ये जो हेमीडेस्मोसोम है वो सेल्स को बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच करने का काम करती है। एग्जाम्पल की बात करें, स्किन एपिथेलियम प्रिवेंट स्टीयरिंग अंडर स्ट्रेस। ठीक है? गैप, अब थर्ड आता है गैप जंक्शन, जिसको हम कम्युनिकेटिंग जंक्शन भी कहते हैं। फंक्शन की बात करें, डायरेक्ट पैसेज ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सिग्नल्स बिटवीन सेल्स। तो जैसे ये एक सेल है और ये, और यहाँ पे ये एक सेल है, तो इन दोनों के बीच आपको इस तरह से जंक्शन देखने को मिलेगा जिसको हम क्या कहते हैं? गैप जंक्शन। अब यहाँ से आयंस हो गए, कुछ भी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक तरह से आ जा सकते हैं। ठीक है? तो इसीलिए हम इसको कम्युनिकेटिंग जंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल कार्डियक मसल फॉर सिंक्रोनस कॉन्ट्रेक्शन, न्यूरॉन्स, स्मूथ मसल। तो कार्डियक जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हमारे हार्ट पे प्रेजेंट होती हैं। तो वहां पर सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? एक साथ। तो जितने भी जो हार्ट मसल है, हमारे कार्डियक मसल है, वहां पर जो मसल कॉन्ट्रिक्शन हो वो एक साथ हो। ठीक है? तो एक साथ हो इसके लिए सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। ठीक है? कम्युनिकेशन का मतलब अगर किसी सेल्स में किसी चीज की कमी हो रही है तो वो दूसरी सेल्स उसको क्या कर देगी? पूरा कर देगी। ठीक है? तो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा, तभी वहां पे सिंक्रोनस कॉन्ट्रेक्शन, मतलब एक साथ ही जो कार्डियक मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, रिलैक्स हो पाएंगी। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? गैप जंक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है। की प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे कॉनेक्सॉन, जो कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये क्या है? प्रोटीन चैनल्स होते हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पे इमेज दिया गया है, ये क्या है? सेल नंबर 1 है, ये क्या है? सेल नंबर 2 है। अब यहाँ पे ये जो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? टाइट जंक्शन। वो क्या है? टाइटली पैक्ड है। ठीक है?
अब यहाँ पे आपको अधेरेंस जंक्शन देखने को मिल रहा है और ये जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, ये जो फिलामेंट आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट है। तो ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं। डेस्मोसोम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको इस तरह से डेस्मोसोम जंक्शन देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे क्या है? हेमीडेस्मोसोम जंक्शन। तो हेमीडेस्मोसोम जंक्शन जो है सेल्स के नीचे जो बेसल मेम्ब्रेन्स होती हैं, उससे जो है सेल्स को अटैच करके रखती है। ठीक है? हाईली यील्डिंग नीड पॉइंटर्स की बात करें तो टाइट जंक्शन को आपको किससे याद करना है कि ये लीकेज को प्रिवेंट करती है। अधेरिंग जंक्शन स्ट्रेंथ एंड एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब क्या होता है? लटकना या चिपकना, एक साथ रहना। गैप जंक्शन कम्युनिकेशन, ठीक है? इलेक्ट्रिकल प्लस केमिकल सिग्नल जो है, गैप जंक्शन जो है एक गैप जंक्शंस क्या करती हैं? एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देती हैं, केमिकल सिग्नल्स मतलब कुछ आयंस अगर कम है तो भिजवा देंगी इस तरह से। इंटरकैलेटेड डिस्क की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स कंटेन गैप जंक्शन एंड डेस्मोसोम। तो जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे तो ये चीज एक बार फिर से आएगी। ठीक है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज है जिसको आपको सॉल्व करना है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एमसीक्यूज जो है वो लेक्चर से रिलेटेड ही है, तो जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है? तो यहीं तक हम जो है हमारा लेक्चर जो है खत्म करते हैं। आपको क्या करना है? ये सारे के सारे जो भी एमसीक्यूज है इसको अच्छे से सॉल्व करना है और कमेंट में इसके जो आंसर्स है उसको आपको बताना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो है जरूर से कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर से रिस्पॉन्ड करूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो। शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को आपके दोस्तों से। एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस यूट्यूब चैनल फॉर दी अपकमिंग वीडियोस।